जी हां, जंग से जुड़ी एक एक खबर से आपका अपना चैनल TV9 भारतवर्ष आपको करा रहा है वाकिफ, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच की ये जंग बहुत बड़ा और विध्वंसक रूप लेती हुई नजर आ रही है। कल 7 नवंबर है। कल इजराइल में हमास की हैवानियत के 1 महीने पूरे हो जाएंगे। 7 अक्टूबर के खूनी दिन को याद कर इजरायलियों का खून अभी भी खौल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमास के हमले के मुकाबले बहुत अधिक बातें इजरायली ऑपरेशन की हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं। गाजा की त्रासदी विश्व को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। जी हां, हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है। जी हां, कुछ भी। हम पिछले 10 से 12 घंटों में वॉर जोन में जो कुछ हुआ उसकी पूरी डिटेल आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इजराइल हमास से जुड़ी जंग के विध्वंसक होने के 5 संकेत कौन कौन से हैं। जंग भड़कने के 5 संकेत ये रहे आपके सामने। तुर्की ने इजराइल से रिश्ता तोड़ा। खुलकर इजराइल के खिलाफ उतर सकता है तुर्की। एर्दोगन का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है। दूसरा, मुस्लिम देशों की गोलबंदी में जुटा हुआ है ईरान। गाजा को ज्यादा समय तक छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल समीर, और देखिए गाजा में बड़ी सीधी अमेरिकी दखल। इजराइल विरोधी देशों को इससे मौका मिलेगा, इससे उनको अवसर मिलेगा। ईरान की गिरफ्त में इजरायली जासूस आया है और गिरफ्तारी और खुलासे से सनसनी मचेगी। ईरान की तरफ से और बड़े दावे किए जा सकते हैं इसके बाद। जी हां, गाजा में नागरिकों की मौत पर भी गंभीर सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। वैश्विक असंतोष विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि हमास का सफाया तो गाजा से हो रहा है, लेकिन भारी संख्या में आम लोग, आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल का हमला हुआ है। रिफ्यूजी कैंप पर गैस की बौछार कर दी गई। आइडा रिफ्यूजी कैंप पर गैस के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। जहरीली गैस छोड़ दी गई लोगों के बीच, और इससे जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी हालत बिगड़ गई। आइडा रिफ्यूजी कैंप पर गैस के जरिए हमला किया गया है। तकरीबन 1 महीना इस युद्ध को होने जा रहा है, और यह पहली बार है जब इस तरह के किसी भयावह भयानक हमले की खबर हमारे सामने। और बात करें एर्दोगान की, तो इजराइल पर खुलकर एर्दोगान बरसे हैं। गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है। कहा अपने भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इजराइल समर्थकों को भी सुनाई है खरी खोटी। तो तुर्की का रोल बहुत अहम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने गाजा को लेकर और क्या कुछ कहा है। तुर्की क्या संकेत दे रहा है गाजा के भाई के साथ। तुर्की, हम अपने भाइयों को गाजा में अकेले नहीं छोड़ेंगे, यह कह दिया है तुर्की के राष्ट्रपति ने। फिलिस्तीनियों को बचाना तुर्की की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, यह कह रहे हैं एर्दोगान। बिल्कुल, और देखिए इजराइल से फिलिस्तीनियों को बचाना हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, ये भी वो कह रहे हैं। दुनिया की आंखों के सामने नरसंहार हो रहा है। इतिहास के प्रति तुर्की अपनी जवाबदेही पूरी करेगा, एर्दोगान का बयान। जी हां, जो भी इस अपराध के साथ है ये उनके विरोध का वक्त है। एक तरह से यह आह्वान कर दिया है तुर्की ने। तेल अवीव मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में जुटा है, और तुर्की का रोल बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर PK घोष रक्षा विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये तुर्की आने वाले वक्त में किस तरह की गोलबंदी कर सकता है, क्या गुल खिला सकता है? क्योंकि अपने राजदूत को भी तेल अवीव से तुर्की ने वापस बुलाने का फैसला लिया है, और बहुत सख्त रुख फिलहाल गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर नजर आ रहा है उसका। 3 बिंदु। पहला कि एर्दोगान क्या कर रहे थे जब 7 अक्टूबर को हमास ने इतना बर्बरता के साथ सिविलियंस को मार रहा था, औरतों को बलात्कार कर रहा था, मरे हुए एक लेडी के डेड बॉडी के साथ और दुर्व्यवहार कर रहा था। उस समय कहाँ था एर्दोगान? वेयर वाज ही? फर्स्टली। सेकेंडली, जो बोलते हैं हम अपने भाइयों को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो क्यों नहीं पैलेस्टीन को बसा लेते हो तुर्की में? क्यों उनको अपने फेट पे छोड़ देते हो? वो तो यहाँ पिस रहे हैं, अपने घर बुला लो, रखो,
सुरक्षित रखो, खाना खिलाओ। वो तो कोई मुस्लिम कंट्री कर नहीं रहा है। जॉर्डन ने एक बार गलती की थी, जॉर्डन के राजा ने, अब पैलेस्टीनियन उसी को गद्दी से हटाने में लग गए, और पाकिस्तान ने जियाउल हक को भेजा और 22,000 करीब 25,000 फिलिस्तीनियों को जियाउल हक मार दिया। उस समय मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ था? तीसरी बात कि टर्की, अब न्यूसेंस वैल्यू क्या है टर्की का? टर्की जो है सोर्स ऑफ वेपन सप्लाई है, वो ड्रोन्स वगैरह दे सकता है, इक्विपमेंट वाइज हमास को सपोर्ट कर सकता है, ये उसका न्यूसेंस वैल्यू है। चौथा कि क्या वो एक पैरेलल पावर सेंटर बनना चाहता है ईरान के तुलना में, ये भी एक प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न और एक सवाल तो ये भी है कि नेटो की जो लाइन है नेटो कंट्रीज की, क्या उससे अलग कोई रास्ता अख्तियार कर पाएगा टर्की? ये भी एक अहम सवाल है। लौटेंगे इस पर, चर्चा जारी रखेंगे। और देखिए एक और अहम अपडेट अब वॉर जोन से। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला, IDF ने आर्टिलरी से ताबड़तोड़ गोले दागे हैं और कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। और देखिए सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला हुआ है। हमास के ठिकानों को यहां पर चुन चुन कर इजरायली सेना बना रही है निशाना। हवाई हमले में हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आप कह सकते हैं ये प्राइम टारगेट है इस वक्त IDF के लिए कि हमास की सुरंगों तक पहुंचा जाए, उसे नष्ट किया जाए। तेज धमाकों के साथ कई सुरंगों को उड़ा दिया गया है सेंट्रल गाजा में इजराइल के इस विध्वंसक हमले में। القصف جدا قريب يا الله نعم قريب جدا तकरीबन। और गाजा पट्टी पर IDF की भीषण बमबारी जारी है। पूरे शहर में लगातार सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। ताबड़तोड़ हमलों से आसमान में छाया धुएं का गुबार। और इन जोरदार हमलों के बीच, एर्दोगान के तल्ख रुख के बीच, तुर्की में ब्लिंकन की मौजूदगी क्या कह रही है? अमेरिकी विदेश मंत्री की तुर्की के विदेश मंत्री से मीटिंग हुई है। ब्लिंकन के दौरे के वक्त राजधानी अंकारा में नहीं थे एर्दोगान। ब्लिंकन के दौरे के वक्त घरेलू दौरे पर निकले एर्दोगान, ये खबर सामने आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की के विदेश मंत्री के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की मीटिंग हुई, लेकिन ब्लिंकन एर्दोगान से नहीं मिल पाए। और चलिए अब समझते हैं कि तुर्की के इस कदर खुलकर इजरायल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ मोर्चा संभालने से पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के लिए चुनौती क्यों बढ़ गई है, क्यों चैलेंज बढ़ गया है। तो तुर्की की बगावत यूएस पर 7 मुसीबत, ये कौन कौन सी मुसीबतें हो सकती हैं, इन पर गौर करते हैं। पहला, नेटो का सदस्य है तुर्की और ऐसे में उसका स्टैंड बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। दूसरा, सैन्य मोर्चे पर तुर्की काफी शक्तिशाली है, एक पावरफुल देश है। यह भी एक चिंता की बात है अमेरिका की कि अगर वो खुलकर मैदान में आ जाता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तीसरा, मुस्लिम देशों से में अच्छी पैठ है तुर्की की। तुर्की एक बड़े मुस्लिम कंट्री के तौर पर जाना जाता है, एक लीडर के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल सकता है। तुर्की की इस कदर मौजूदगी और इतना कड़ा स्टैंड लेने के बाद यह समीकरण आने वाले वक्त में बदला तो क्या होगा? इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है तुर्की, और इसके आसार जरूर नजर आते हैं। अमेरिका विरोधी मोर्चे में जा सकता है तुर्की, ये भी आसार हैं। रूस यूक्रेन वॉर पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये तुर्की का रुख आने वाले वक्त में क्या क्या मुसीबतें लाएगा इजराइल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। रवि, बिल्कुल समीर त्रिपाठी सर, ये सवाल बहुत अहम है। तुर्की की जो पोजीशनिंग है और एर्दोगान के जो बयान हैं, वाकई में कहीं कोई इंडिकेशन आप देख पाते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका, नेटो, इन सब के लिए तुर्की मुसीबत पैदा करेगा, या फिर ये सब बयान है ताकि इंटरनल जो इमेज है एर्दोगान की वो बनी रहे, बची रहे मुस्लिम समाज के बीच, मुस्लिम देशों के बीच? रवि, मैं 3 पॉइंट पर सिर्फ ध्यान देना चाहूँगा। पहले तो अभी आपने जैसे बताया कि तुर्की जो है उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, साजो सामान है, वो राइफल से लेकर के और सबमरीन तक बनाता है, पहली चीज़। दूसरी, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, आप यूक्रेन और रूस में जाइए। जब फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की बात हो रही थी तो नाटो में सबसे ज़्यादा मुखर विरोध एर्दोगन ने किया था।
तो वहाँ भी कहा जा रहा था कि अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन वो गए नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अमेरिका के 2 बेसेज हैं तुर्की में, और अमेरिका का एलाइड लैंड कमांड हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका का B-61 जो न्यूक्लियर बॉम्बर है वो भी शायद उन किसी बेस में तैनात है। तो इतनी प्रेजेंस होते हुए तुर्की जो है अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुख्य चीज है कि जो लीडरशिप है लेने की तैयारी वो करेगा, वो मॉरल सपोर्ट करेगा, और जो बाकी हथियार हैं जो अब वो अंडरग्राउंड अब बाकी तरीकों से उसको दे सकता है वो मदद जरूर करना चाहेगा। ठीक है घोष साहब, लेकिन यहां पर ईरान का आप रुख देखिए, क्योंकि ईरान के तो सुप्रीम लीडर बाकायदा हमास के चीफ के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या कोशिश एक तरह से यह भी है कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कहीं ईरान न बन जाए, इसलिए तुर्की कम से कम बयानों के जरिए ही, पोस्टरिंग के जरिए ही साबित कर रहा है कि भाई हम भी हैं मैदान में? देखिए, हाँ, ये एक तरफ ईरान है, एक तरफ आप लोग सऊदी अरेबिया को भूल रहे हैं, और तीसरी तरफ है तुर्की बनना चाहता है लीडर। ईरान वहाँ पर है शियाओं का बादशाह, और दूसरी ओर सऊदी अरेबिया है। ईरान और सऊदी अरेबिया चीन के माध्यम से साथ आ रहे हैं, और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन अमेरिका ने थ्रू सेकंड ट्रैक चैनल बता दिया है अगर ईरान इसमें सीधा भिड़ जाता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए वो हिजबुल्लाह के माध्यम से कुछ छुटपुटे वो कर रहा है। तुर्की के बारे में मैं खाली 2 बात कहना चाहता हूँ। अभी देखिए, पहले तो उन्होंने नाटो में जब फिनलैंड और स्वीडन अंदर आना चाहते थे, उन्होंने ना कर दिया अमेरिका के खिलाफ। अभी भी उन्होंने सीधा कहा है कि हमास के वो साथ हैं, ऐसा किसी भी देश ने नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात यह है, ब्लिंकन तुर्की में आ रहा था, अभी किसी को नहीं पता कि वो किससे मिलने वाला था। ये एक देखिए, एक मतलब एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी को नीचे कर देना, क्योंकि उसे बताया ही नहीं आप किससे मिल सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे तथ्य हैं, और सवाल यही है कि चूंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है और कई सारे अलग अलग इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसे में सवाल यही है कि हमास के साथ खुलकर कौन युद्ध के मैदान में उतरता है। प्रॉक्सी की तरह तो बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं हमास के और हमास को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इस बीच एक अपडेट है, यरूशलेम में आईडीएफ के जवानों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में एक हमास लड़ाके समेत 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और वहीं ज़ोहर अल-दिक में अल-कस्साम ब्रिगेड और आईडीएफ के बीच चल रही है जंग। अल-कस्साम ने आईडीएफ के सैन्य वाहन को यहां पर उड़ा दिया है। अल-कस्साम ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास की मिलिट्री विंग है अल-कस्साम, और अल-कस्साम के लड़ाकों के साथ आईडीएफ के जवानों की कैसी जंग चल रही है इस इलाके में, देखिए। वहीं हिजबुल्लाह का आईडीएफ के पोस्ट पर हमला, दक्षिण लेबनान से किरियात शिमोना में दागी है मिसाइल से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीर। और तुर्की ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे। तुर्की ने इजराइल से अपने राजदूत को बुला लिया है वापस। हमास के साथ युद्ध विराम से इनकार करने पर यह फैसला लिया गया है। गाजा में नागरिकों की त्रासदी से नाराज है तुर्की, और उसके चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने की बात की गई है, अपने राजदूत को वापस बुला लिया है तुर्की ने इजराइल से। और आइए देखते हैं कि इजराइल से रिश्ते तोड़ते हुए तुर्की की ओर से और क्या क्या
कहा गया है। बड़ी बात है क्या, बिग बॉल के माध्यम से जल्दी से उस पर हम नजर डालेंगे। किस तरीके से तुर्की धीरे धीरे इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तुर्की ने इजरायल से संबंध तोड़ लिए हैं। गाजा में नागरिकों की त्रासदी दुनिया के सामने है, यह तुर्की की तरफ से कहा गया है। जरूरी था कि गाजा में इस तरह के हमले रोके जाएं। जी हां, इजरायल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी अपील की गई थी कि थोड़ी देर के लिए सीज फायर होना चाहिए, तुर्की तो लगातार कह रहा था, लेकिन इजरायल माना नहीं और इसी से नाराज हो गए एर्दोगन। तुर्की अपने राजदूत को वापस बुला रहा है, यह तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से कर दिया गया ऐलान। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश। और बोलिविया, जॉर्डन ने भी इजरायल से रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो वो तमाम देश धीरे धीरे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहे हैं। पूरी दुनिया में इजरायल की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजरायल एक ऐसा देश है जिसके साथ हम कूटनीतिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, नहीं बढ़ा सकते। और आइए देखते हैं कि कैसे पहले भी इजरायल और तुर्की के बीच इस तरह रिश्तों में खटास रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। इजरायल तुर्की की पुरानी दुश्मनी रही है। 2018 में भी तुर्की ने राजदूत को वापस बुलाया था, तब भी वजह कई फिलिस्तीनियों की हत्या ही थी। जी हां, बाद में तुर्की इजरायल के रिश्ते फिर से सुधरे। 2022 में तुर्की ने फिर से अपना राजदूत तेल अवीव भेजा। अब दोबारा तुर्की ने रिश्ते तोड़ने का फैसला किया है। कई बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं। क्या तुर्की अब इजरायल विरोधी खेमे से खुलकर मोर्चा संभालेगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं? और ये अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि नाटो मेंबर है तुर्की, और कल को अगर इजरायल और तुर्की के बीच रिश्ते जो है उनमें खटास आती है, मामले की नौबत अगर युद्ध की आ जाती है और कोई हमला हो जाता है तुर्की पर, तो क्या बाकी नाटो कंट्रीज करेंगे इजरायल पर हमला? ये तो बड़ी विचित्र स्थिति इन समीकरणों से पैदा हो रही। पहली बात कि तुर्की ने अपना यदि एम्बेसडर बुला लिया है, उसका मुख्य कारण इमीडिएट कॉज क्या है? इमीडिएट कॉज है कि इजरायल के प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया है कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक हमारे जितने भी कैदी हैं POW वो हमास नहीं लौटाएगा। पोजीशन बहुत साफ है। उसके रिएक्शन में तुर्की ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है कि भाई तुम ये बोल रहे हो तो लो हम अपना एम्बेसडर विड्रॉ करते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि एम्बेसडर विड्रॉ करने से इजरायल को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के रूठने से और इजरायल को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मिलिटरी। सर, सिर्फ बात तुर्की की नहीं है, 7 देशों ने अब तक अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म किए हैं, अपने राजदूत वापस बुलाए, तो एक तरह का प्रेशर तो डालने की कोशिश की जा रही है। 7 देशों ने विड्रॉ किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इजरायल को। ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है इजरायल पे नहीं चलेगा। इजरायल बहुत स्ट्रांग नेशन है। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के कूटनीतिक कदमों का बहुत असर नहीं पड़ना है इस युद्ध में इजरायल के स्टैंड को लेकर। और इस बीच देखिए एक और अपडेट, इजरायली वायुसेना का गाजा में हवाई हमला और तेज हो गया है। लड़ाकू विमानों ने गाजा में गिराए हैं गोले, कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। और अगला बड़ा अपडेट आपको देते चले, गाजा पर इजरायली वायुसेना का भीषण प्रहार जारी है। इजरायली वायुसेना ने गाजा पर कार्रवाई की और उसका वीडियो जारी किया। इजरायली वायुसेना ने खुद को जीत के करीब बताया। और देखिए अगली बड़ी खबर, गाजा में हमले के बाद लग गई भीषण आग। हमले में कई इमारतों को पहुंचा है नुकसान। जबालिया कैंप के पास एक बार फिर जबरदस्त जोरदार एयर स्ट्राइक हुई है। नॉर्थ गाजा में इजराइल का ये बड़ा हमला, जबालिया कैंप का ये पूरा इलाका कैसे आग की लपटों से घिर गया, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। नॉर्थ गाजा के इस इलाके में एक और जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है इजराइल की तरफ से। और गाजा में इजरायली पकड़ मजबूत हुई है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ी है IDF। गाजा मध्य में अल राशिद तक पहुंच गई IDF को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। और आइए अब देखते हैं कि गाजा में इजरायली फोर्स किन किन इलाकों में कहां तक पहुंच गई है। ग्राउंड ऑपरेशन जो इजरायली फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है वो क्या उसका अंजाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए अल राशिद स्ट्रीट, इसका भी रवि ने जिक्र किया और यहां तक अब
आईडीएफ के जवान पहुंच गए हैं। अल सियफा अल शती, आपको ये इलाका नजर आ रहा है, ये उत्तर पश्चिम गाजा का इलाका है, ये मध्य गाजा का इलाका है, ये उत्तर पूर्व गाजा का इलाका है। नॉर्थ गाजा से तमाम लोगों को शिफ्ट कराया जा चुका है, ज्यादातर लोगों को साउथ गाजा की तरफ। कल 4 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसमें नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ जो बचे हुए लोग थे यहां पर वो भी पहुंच गए। और किस तरह से आईडीएफ अब अपना ऑपरेशन यहां पर गाजा में रवि आगे बढ़ा रही है वो इस मैप के जरिए हम समझ सकते हैं। बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है आईडीएफ को। बिल्कुल, देखिए बेथ हनौन की तरफ भी ये आईडीएफ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कुल मिलाकर आप देखिए कि इन तीनों एंड से अगर आप देखें तो धीरे धीरे आईडीएफ अपने आप को पुश करता हुआ जा रहा है। खासकर उत्तर पूर्व मध्य गाजा का जो ये इलाका है यहां पर आप देखिए, यहां भी आईडीएफ की एक तरीके से प्रेजेंस स्ट्रांग हो गई है। ये बात समझनी होगी कि जो नॉर्थ गाजा था उसमें जो हमास है समीर, उसका कंसंट्रेशन बहुत था, लेकिन बाकी इलाकों से धीरे धीरे चोक करने की कोशिश आईडीएफ की दिख रही है और कहीं एक जगह कंसंट्रेट करके वो किसी बड़े फाइनल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। घोष सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, वो अगर मैप दिखाया जाए तो मैं फिर बता सकता हूँ कि वो मैप आएगा क्या? आ जाइए घोष साहब, आप आ जाइए, आ जाइए वॉल के जरिए। आप एक बार फिर मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि वॉल पर मैप दिखा दिया जाए और उस मैप के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर, घोष सर, ये उत्तर पश्चिम गाजा, मध्य गाजा और उत्तर पूर्व गाजा, यहां पर जबरदस्त मौजूदगी आईडीएफ की है, ये क्या बता रही? देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा का विभाजन कर दिया है। वो कहते हैं कि वो नॉर्थ गाजा में ही पूरा फोकस, अपना पूरा दबाव देंगे। क्यों नॉर्थ गाजा में? क्योंकि पहली बात यह है कि हमास की जो ज्यादातर कमांड सेंटर्स हैं 10 सेकंड्स में, हाँ, वो नॉर्थ गाजा में है। तो ये अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया, वो टनल्स में आए नहीं है, लेकिन वो आएंगे। लेकिन उन्होंने काट दिया है वो 4 घंटे जो दिए थे ताकि जितने भी कॉमन पॉपुलेशन, तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरे गाजा को उन्होंने ब्लॉक्स में बांट दिया एक तरीके से, और उसके हिसाब से ये ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ गाजा को अलग कर दिया है। ठीक है। इसीलिए कल रवि हमने ये खबर दी थी कि एक तरह से जो गाजा पट्टी है वो 2 टुकड़ों में बट चुकी है आज की तारीख, 2 हिस्सों में बट गया। और लगातार ये कहा भी गया इजराइल की तरफ से कि सभी लोग साउथ गाजा की तरफ जाएं, क्योंकि नॉर्थ में वो ऑपरेशन को और इंटेंस करने वाले हैं, आगे भी करेंगे। गाजा में और इजरायली हमले तेज हो रहे हैं लगातार। देखिए, कुछ मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं और हमले के बाद दूरसंचार, इंटरनेट सेवा ठप हो गई। और देखिए, इस बीच ईरान और इजराइल में लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का इजरायली जासूस पकड़ने का दावा, 3 इजरायली जासूस पकड़ने का दावा किया है ईरान ने। ईरान पर हमले की रच रहे थे साजिश ये इजरायली जासूस, ये आरोप लगाया है ईरान ने और 3 इजरायली जासूसों को पकड़ लिया है। और चलिए अब देखते हैं कि ईरान के सरकारी टेलीविजन की ओर से इस बारे में और क्या क्या दावा किया गया है और क्या बड़ी बातें कही गई हैं। तो गिरफ्त में 3 इजरायली जासूस, ईरान का दावा। इजरायली एजेंसी मोसाद के 3 जासूसों को पकड़ा है, यह कहना है ईरान का। अफगानिस्तान के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा है इन जासूसों को। जी हां, तीनों जासूसों के पास ईरानी नागरिकता के दस्तावेज भी मिले हैं। ईरान अफगान के बीच पहाड़ी इलाके से इनकी गिरफ्तारी की गई है। ईरान पर ड्रोन हमले की साजिश रच रहे थे ये इजरायली जासूस, ये बताया गया है ईरान की तरफ से। अफगान बॉर्डर से ईरान पर हमले की इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी। अफगानिस्तान सरकार ने तीनों को ईरान को सौंपा। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी शेयर की गई। और देखिए एक और अपडेट वॉर जोन से। यूएस ने मानी गाजा में दखल की बात। गाजा में एक्टिव है अमेरिकी ड्रोन, बंधकों को ढूंढने में आईडीएफ की मदद कर रहा है अमेरिकी ड्रोन, ये माना यूएस ने। पेंटागन ने जारी किया है इस पर बयान, ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो पेंटागन की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया गया समीर, और ये माना गया है कि आईडीएफ की मदद के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, आइए देखते हैं कि पेंटागन ने क्या कुछ कहा है। गाजा में यूएस एक्टिव,
गाजा में अमेरिकी ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, यह माना गया है। बंधक नागरिकों को ढूंढने के लिए अमेरिकी ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। अमेरिकी ड्रोन्स में हथियार नहीं है, यह भी बताया गया रवि। बिल्कुल, अमेरिकी ड्रोन हमले के लिए नहीं है, यानी कि सर्विलांस या सर्च के लिए हैं, यह दावा किया जा रहा है। हम इजरायली सेना को सलाह भी दे रहे हैं, इजरायली पार्टनर को मदद की जरूरत है। पेंटागन का ऑफिशियल बयान अपने इन्वॉल्वमेंट को लेकर। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि ग्राउंड पर अमेरिकी फौज के जवान भी मौजूद हैं, उन खबरों को भी किया गया है खारिज। ऐसे में गाजा में मदद में आ रही है भारी परेशानी। यूएन से जुड़े 79 वर्कर्स की अब तक मौत हो चुकी है। गाजा के अंदर गाजा में मदद कर रही टीम से संपर्क टूट चुका है। हालात बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मानवीय मदद में जुटी एजेंसियों का संपर्क टूट गया है। और गाजा के हालात पर WHO परेशान है, लोगों को नहीं मिल रही है मेडिकल मदद। ये कहना है WHO को कनेक्टिविटी ना होने से परेशानी बढ़ी है। गाजा में असहाय हैं घायल लोग, WHO का ये कहना है।